हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। तो गाइस अब हमारी क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं और आप लोग देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कल वीडियो देखी तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं की। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी पड़ेगी। कैसे मुझे नहीं पता, आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करवाओ वीडियो पे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लाइक करवाओ। दूसरी चीज़, अगर आप वीडियो देखते हैं, आपको कहीं पे भी देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, क्योंकि आप लोगों की ही कमेंट पढ़ पढ़ के मैं ये क्लास दोबारा चालू करी है। अदरवाइज़ मुझे कोई नीड नहीं है। देखिए, मैं अपना टाइम वेस्ट करके आपकी क्लास क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट करा था। तो ऐसे ही आप लोग डेली जो वीडियो आती है उस पर कमेंट जरूर करा करें। और कल वाली वीडियो कैसी लगी तो आप लोग प्रीवियस वीडियो इस वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइस प्लीज़ आप अपने जितने भी आपके ITI ग्रुप हैं, ठीक है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो को शेयर करें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन क्या होते हैं हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, एक चीज़ होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, ये सर्किट इंग्लिश है, इसमें इसको हम लोग परिपथ भी कहते हैं। सर्किट या परिपथ बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स से मिलके जो सर्किट बनता है, ठीक है, और उसके अपने को कनेक्शन करने हैं। तो जो बहुत सारे सर्किट से छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना होता है उसे हम लोग परिपथ कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। मेनली तीन चीज़ें होती हैं, R, L और C। R आपका क्या होता है गाइस, प्रतिरोध। R होता है आपका प्रतिरोध, जिससे आप लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर। तो ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, याद रखना है। और अच्छी बात ये होगी कि प्रतिरोध को हम लोग रजिस्टर या रजिस्टेंस कहें। ये होता है आपका प्रेरकत्व, प्रेरकत्व यानी कि इसे अपन लोग क्या कहेंगे, इंडक्टर, इंडक्टर या फिर आप लोग इंडक्टेंस भी कह सकते हो, ठीक है, नीचे का सेम है, इंडक्टेंस भी कह सकते हैं। और ये होता है आपका हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग संधारित्र, संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। तो गाइस इसका नाम हो गया ये रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। अब इन तीनों के गुण अलग अलग है, काम अलग अलग है, साथ ही साथ इनके कनेक्शन भी अलग अलग तरह से होंगे। अब हमें देखना है अगर सर्किट में ये तीनों जुड़े हुए हैं एक साथ अलग अलग, तो इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। दूसरी चीज इनके पर्सनली काम, मगर एक चीज जो इन तीनों में कॉमन है गाइस, ये एक पैसिव एलिमेंट है, ये एक पैसिव एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं भाई पैसिव एलिमेंट क्या होता है। गाइस इनके अंदर खुद कुछ एनर्जी नहीं होती, ये पहले किसी सोर्स से लेंगे और उसके बाद ही काम करेंगे। अदरवाइज अगर आप इन्हें सप्लाई नहीं देते हो तो ये किसी काम के नहीं है। सबसे पहले इन्हें एक बार सप्लाई देना जरूरी है, इसीलिए इन्हें पैसिव एलिमेंट कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा भाई बताइए पैसिव एलिमेंट कौन से, तीन, तो तीन पैसिव एलिमेंट R, L, C यानी कि प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र, ठीक है। तो ये था। अब हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रतिरोध से, फिर इंडक्टर, कैपेसिटर, तीनों एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, क्योंकि ज़्यादातर काम में हमारे रेजिस्टेंस आता है, इसलिए हम लोग प्रतिरोध से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध के बारे में एक एक करके चीज़ें पढ़ेंगे। अब प्रतिरोध होता क्या है, सबसे बड़ी चीज़, प्रतिरोध को हम लोग इसका सिंबल, ठीक है, R से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, R से डिनोट करते हैं। किसी भी चार्ज या आवेश करंट के फ्लो में बाधा जो उत्पन्न करता है वो ये करता है। यानी कि एक मैं पाइप की बात करूं तो ये पानी का पाइप है, यहाँ से है ना, पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है। मगर मान लीजिए अगर आगे जाके मैंने इस पाइप को छोटा कर दिया तो पानी के बहाव के मार्ग में क्या हो गया, मैंने प्रतिरोध लगा दिया किसी तरह का, ठीक है, जिससे जैसे पानी कम हुआ मैंने इसको सकड़ा कर दिया, या मैंने मान लीजिए इधर कुछ फंसा दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ फंसा दिया, तो बस सिर्फ इतना ही मार्ग तो बचा, तो ये प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध का काम क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिकल करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले पदार्थ को प्रतिरोध कहा जाता है। तो ये हो गया आपका प्रतिरोध। एक बार देखिए लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूं मैं। यह पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण है जिसके कारण वे अपने में से होने वाले विद्युत प्रभाव का विरोध करते हैं। इसका सिंबल R है और इसका जो मात्रक है वो होता है ओम, इसका मात्रक होता है ओम, ठीक है, इसे कहते हैं ओम। और वैसे इस साइन को पर्सनली हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। इस साइन का एक अलग नाम ओमेगा भी है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, और इसे ओम कहा जाता है। जैसे रेजिस्टेंस के लिए 5 ओम, 10 ओम, 50 किलो ओम, 500 किलो ओम, जितना। अब देखिए जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे भाई, रेजिस्टेंस का काम क्या है, ठीक है, रेजिस्टेंस और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे कह सकता हूँ। अगर करंट का मान बढ़ रहा है यानी कि रेजिस्टेंस का मान कम है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ हम देखेंगे, एक चीज़ जो बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज होते हैं, ज़्यादा प्रतिरोध यानी कि कम करंट, और जहाँ भी रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो वहाँ ज़्यादा करंट होगी, ध्यान रखें।
अगर रेजिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होगा यानी कि 50 किलो, वहाँ करंट का मान बहुत कम होगा, और जहाँ भी रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पे करंट ज़्यादा होगी, ये कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रही, आप कह सकते हो यार करंट वोल्ट वहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, और कहीं पे अगर करंट कम फ्लो हो रही तो हम लोग क्या कहेंगे वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो जो भी चीज़ है वाइस वर्सा है, इसमें एक कम दूसरा ज़्यादा, दूसरा कम तो पहला ज़्यादा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका प्रतिरोध के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब प्रतिरोध के दो तरह के कनेक्शन होते हैं, आपने अभी तक पढ़ोगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन, सीरीज को हिंदी में श्रेणी, ठीक है, सीरीज को हिंदी में क्या कहेंगे, श्रेणी संयोजन। अब देखिए मान लेते हैं मैं, ये देखिए ये सीरीज कनेक्शन जो एक साथ, जो एक ही पाइप में से लगातार पानी फ्लो होता रहा है, सीरीज कनेक्शन कहलाता है। ये रहा आज का सीरीज कनेक्शन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ आपने AC DC जो भी सप्लाई देनी है वो आपने सप्लाई दे दी। अब 3 रजिस्टेंस है, एक का नाम हो गया R1, ठीक है, राजू, राधेश्याम और राजेश, या फिर रमेश, सुरेश और महेश, कुछ भी नाम दे लो, आपकी मर्जी है। बाकी अगर क्योंकि ये प्रतिरोध है तो हमें से R से डिनोट करें, इसलिए R1, R2 और R3 नाम दे दिए। अब क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए सीरीज में ये दिख रहा है मुझे, देखिए सीरीज और पैरेलल आप पता कैसे पढ़ोगे, तो देखिए अब यहाँ से एक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी I, तो सीरीज में देखिए जब तक करंट को बटने का रास्ता ना मिले, ठीक है, जब तक करंट को बटने का रास्ता ना मिले तब तक देखिए करंट यहाँ से फ्लो हुई, यहाँ आई, यहाँ से, तो यहाँ पे भी करंट I फ्लो हो रही है, यानी कि एक ही करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है, यानी कि सीरीज है। परंतु ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज का मान होगा V1, यहाँ पे होगा V2 और यहाँ पे होगा वोल्टेज का मान V3, वोल्टेज का मान अलग अलग होगा। अब यहाँ पे कुछ वोल्टेज है VT, तो टोटल वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा गाइस, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो गया आपका टोटल वोल्टेज। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ध्यान रखेंगे जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो तो तीनों रेजिस्टेंस को एक साथ ऐसा कैसा जोड़ दो, तो ये हो गया आपका VT और RT। अब एक और तरीका है कि मान लीजिए अगर जिस कंडीशन में R1, R2, R3 समान हो, मान लो अगर ये तीनों बराबर है, तो आप लोग टोटल रेजिस्टेंस ऐसे भी तो निकाल सकते हो भाई, जितने भी रेजिस्टेंस है, मान लो 3 रेजिस्टेंस है और जो भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ऐसे करके भी निकाल सकते हो आप लोग अगर, मगर ये कब होगा, जब R1 बराबर R2 बराबर R3 होगा तभी निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये कंडीशन समझ आ गई, तो ये इजी है सीरीज कनेक्शन बहुत ज़्यादा, ठीक है। थोड़ी सी हमें पैरेलल कनेक्शन में प्रॉब्लम आती है तो हम देखेंगे, और ज़्यादा अच्छे से हमें तब समझ आएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये चीज़ देखिए सीरीज में ध्यान रखेंगे, हर रेजिस्टेंस का वोल्टेज अलग अलग होगा मगर करंट का मान सेम रहेगा, करंट का मान सेम रहेगा। चलिए, तो ये आप लोगों को समझ आ गया। अगला हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शन। अब बस यहाँ पे हम लोग अपना नाम लिख देंगे, पैरेलल कनेक्शन। और आप लोग चाहें तो गाइस खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। ये देखिए पैरेलल कनेक्शन का डायग्राम ऐसा होता है कुछ, ये हो जाएगा मान लीजिए R1, R2 और R3। अब देखिए अगेन आप I नाम की करंट यहाँ पे फ्लो होना चालू है, यहाँ तक भी करंट सेम है, मगर अब मैं एक गली में से गुजर रहा हूँ, अब मेरे पास 3 अलग अलग रास्ते हैं तो मैं कहीं से भी जा सकता हूँ, ठीक है। मगर हर रास्ते पे जाने पे देखिए कोई रास्ता छोटा होगा, कोई रास्ता बड़ा होगा और कोई रास्ता कैसे भी हो सकता है। तो करंट अब बटी, तो यहाँ करंट गई I1, I2 और I3, ठीक है। अब ये तीनों करंट यहाँ पे मिल जाएंगे आके, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। ये करंट यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, और ये तीनों करंट आई, तीनों करंट आगे मिल जाएगी, और ये टोटल करंट आई। तो मुझे वापस आउटपुट में तो मेरे करंट मुझे पूरी आई मिल गई, लेकिन 3 जब शाखाएं बट गई, इसकी 3 ब्रांचेस हो गई, तो अलग अलग करंट तीनों में फ्लो हो गई। तो ये है आपका पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन तो हो गया, अब इसमें करंट और वोल्टेज भी अलग अलग होंगे, ठीक है। करंट कितनी हो गई, अब बात करते हैं करंट, पहले वोल्टेज अलग अलग था। अच्छा, अब बात करते हैं वोल्टेज की। तो गाइस ध्यान रखेंगे, पैरेलल में मान लीजिए ये एक मेरा सर्किट है, तो जितना वोल्टेज यहाँ होगा, मान लीजिए अगर यहाँ 100 वोल्टेज है तो यहाँ भी 100 वोल्ट होगा और यहाँ भी,
सीरीज में करंट का मान सेम होता है तो पैरेलल में वोल्टेज का मान सेम होता है। ध्यान रखेंगे, सीरीज में करंट का मान सेम तो पैरेलल में वोल्टेज का मान सेम। सीरीज में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है लेकिन पैरेलल में करंट का मान अलग अलग होता है। तो देखिए यहाँ पैरेलल है तो करंट का मान तो अलग अलग है पैरेलल हर ब्रांच में, लेकिन वोल्टेज का मान सेम रहेगा। तो यहाँ V वोल्टेज, यहाँ भी V वोल्टेज और यहाँ भी V वोल्टेज ही आएगा। तो करंट का मान क्या लिखेंगे अपन लोग, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि तीनों करंट को जोड़ देंगे तो अपनी वैल्यू आ जाएगी I की। तीनों करंट को अपन जोड़ेंगे उसके बाद अपनी I बनेगी। चलिए अब करंट तो सेम, वोल्टेज सेम हो गया। अब करंट निकाल लिया अपन ने I1 प्लस I2 प्लस I3। रजिस्टेंस, अब पैरेलल में रजिस्टेंस निकाल लेंगे कैसे, देखिए 1 अपॉन टोटल रजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब क्या होगा भाई, एलसीएम लोगे तो तीनों को जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों। और अब यहाँ पे देखिए ऊपर R1 R2 R3, R1 कट जाएगा तो सिर्फ R2 R3 बचा। एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता ही होगा। यहाँ बचेगा R1 R3 प्लस यहाँ बचेगा क्या, R1 R2। तो इस तरह से आप लोग निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस। अब ये आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, 1 अपॉन RT नहीं निकालना, मुझे RT निकालना है। यानी कि इसको उल्टा कर दो, ये उल्टा होगा तो यहाँ पे ये भी उल्टा हो जाएगा। यानी कि तीनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन बटे में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये हो गया आपका पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। मान लीजिए अगर 3 की जगह सिर्फ 2 रेजिस्टेंस हो, तब आप देखिए जल्दी कैसे निकालेंगे। अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो मान लीजिए एक तो है 3 ओम और एक है 5 ओम, ये 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है। तो डायरेक्ट क्या करो, इनको ऊपर गुणा करो और नीचे प्लस करके लिख दो। तो 3 पंजे 15 और ये बटे 13, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर पैरेलल में दे रखा हो और आपको जल्दी निकालना हो 2 रेजिस्टेंस, तो ऐसे करके निकाल सकते हो, ऊपर गुणा नीचे प्लस कर देंगे। तो ये था गाइस आपका पैरेलल कनेक्शन, यानी कि 3 दे रखे हैं तो इनको इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब भाई अगर मान लो 4 भी होते तो 1/R4 आ जाता, ठीक है, ज़्यादा क्या होता 1/R4 आता, फिर यहाँ एक टर्म और जुड़ जाती, यहाँ R4 जुड़ जाता, ठीक है, यहाँ R2 जुड़ जाता, ऐसे करके धीरे धीरे एक टर्म्स जुड़ती जाती। तो जितने भी कनेक्शन आ जाए आप अगर इस नियम के साथ निकालोगे तो आपका आसानी से समझ आ जाएगा। और अगर अभी तक आपको यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें समझ आ रही है, तो आप लोग एक बार मुझे सीरीज और पैरेलल कमेंट करके बताएं, ठीक है। आप लोगों को कमेंट क्या करना है, सीरीज पैरेलल, ये एक बार कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे पता पड़े कि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। जो बच्चा ये कमेंट करेगा उसी का मैं मानूंगा कि उस बच्चे ने यहाँ तक वीडियो देखे, ठीक है। मैं अपनी वीडियोस में ऐसे करता रहता हूँ कि बीच बीच में कमेंट देता रहता हूँ, ताकि पता तो पड़ सके भाई किसी बच्चे ने कहाँ तक वीडियो देखी है या फिर नहीं देखी। अभी देखिए, अब आपको सीरीज समझ आ गया, पैरेलल समझ आ गया, बहुत अच्छे बताए। मगर यदि किसी सर्किट में सीरीज और पैरेलल दोनों दे रखे हों, तब आप उस सर्किट को किस हिसाब से सॉल्व करोगे, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसे कहते हैं मिक्स्ड कनेक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं गाइस, मिक्स कनेक्शन। ये देखिए, ये है मिक्स कनेक्शन की। मिक्स कनेक्शन किस तरह से होते हैं तो वो हम लोग देखते हैं। चलिए आइए, अब मिक्स कनेक्शन में देखिए सीरीज पैरेलल हो सकता है, पैरेलल सीरीज कुछ भी तरीके से हो सकता है। मान लीजिए कोई सर्किट है, इस तरीके से कोई सर्किट दे रखा है आपको और आपसे कहता है ये है, देखिए R1 R2 R3 R4 और R5 वैल्यू दे रखी है। अब आपको कहते हैं कि इस सर्किट को सॉल्व करिए। तो गाइस इस सर्किट को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, कोई हार्ड बात नहीं है। सबसे पहले आप इन तीनों को सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप इन तीनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, R1 R2 और R3, ठीक है, बटे में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये आने के बाद जो भी इसका सम आएगा, मान लीजिए कुछ भी आया, मैं मान लेता हूँ RX आया, उसमें फिर इन दोनों को जोड़ दो सीधे सीधे, R4 प्लस R5। भाई इसको सॉल्व करो, फिर इन तीनों का एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, उसमें इन दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा फाइनल RT। तो इस तरीके से आप ऐसे सर्किटों को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पे हम लोग इसी को एक न्यूमेरिकल की शेप में शक्ल दे देते हैं। मान लीजिए ये 5 है और ये 5 है, ये 4 है और ये 8 है, ठीक है। अब देखिए 5 5 5 3 है, मगर आप लोग सोचे भाई ऐसा है तो अपन लोग चेंज कर देते हैं, 5 10 और 1 ओम, ठीक है, 5 10 और 1 ओम करें। अब मान लीजिए सबसे पहले मुझे ये निकालना है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 5 10 और 1, तो 5 इंटू 10 इंटू 1। नीचे देखेंगे R1 इंटू R2, तो 5 इंटू 10 50 हो गया, R2 R3 10 इंटू 1 10 हो गया, और R3 और R1 यानी कि ये 5 हो गया।
तो टोटल कितना आया, ऊपर तो हो गया 50, नीचे हो गया 65, 50/65 हो गया। तो अब यहाँ लिख दीजिए RX का मान कितना गया 50/65 और इनमें R4 और R5 यानी कि 4 और 8 को जोड़ दो, 4 + 8 जोड़ दिया तो 4 और 8 12 हो गए, तो 50/65 + 12 बस सॉल्व करके लिख दो जो भी आंसर आता है मान लीजिए, ठीक है। जोड़ने पे हमारा जो भी आंसर आता है, मान लीजिए अगर ये जो इस तरह से कुछ वैल्यूज़ होती, ठीक है, कभी भी ऐसी वैल्यूज़ नहीं आएंगी। मान लीजिए कि वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से होती कि यहाँ पे 130 आ रहा है और यहाँ पे 65 आ रहा है, तो ये 2 बार कट गया तो टोटल आपका आंसर आ जाता 14 ओम, टोटल प्रतिरोध 14 ओम आता। फिर अगर आपसे पूछ ले करता कि भाई करंट कितनी है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 220 वोल्टेज दे रखा है, 220 तो नहीं मानते अपन लोग, मानते हैं 280 वोल्टेज दे रखा है, तो क्या हो जाता है V = I × R होता है, V = I × R होता है। अब अपन को निकालना I है तो V/R करोगे, V की वैल्यू है 280 और ये आया 14, तो 14 दूनी 28 यानी कि 20 एम्पीयर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने न्यूमेरिकल आएंगे और आपको सोल्व करने हैं। चलिए सो एक बार ये देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ सके, गौर करेंगे तभी अपने को चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। ध्यान से इन चीज़ों को देखें। चलिए आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने समझ आएगा। तो ये हो गया गाइस, यहाँ पे आपके प्रतिरोध का काम खत्म। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन प्रतिरोध के हो गए। इस पे बेस्ड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और वो हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब प्रतिरोध के बाद बात आती है गाइस कैपेसिटर की। प्रतिरोध के बाद बात आती है कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। चलिए मार्कर भी चेंज कर लेते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। कैपेसिटर आपने अलग अलग तरह के देखे होंगे। एक इस तरह का भी कैपेसिटर होता है, देखिए, जिसकी 2 पिनें निकली हुई होती है। कैपेसिटर का काम बेसिकली क्या है गाइस, कैपेसिटर एक 2 प्लेट होती है, ठीक है, 2 प्लेट्स होती हैं। इन 2 प्लेट के बीच में कुछ भरा रहता है और इसे अपन लोग कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, या फिर आप लोग एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल 2 प्लेटों के बीच में भरा रहता है। और ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ चार्ज को जाने नहीं देता, इधर के चार्ज को उधर नहीं जाने देता। ये होता है कैपेसिटर प्लेट। अब कैपेसिटर का काम क्या है, तो गाइस ध्यान देखेंगे, कैपेसिटर का काम चार्ज या आप लोग हिंदी में कहें आवेश, ठीक है, या फिर आप लोग कहें इलेक्ट्रॉन, तीनों एक ही हैं। इलेक्ट्रॉन, आवेश, चार्ज, इसको स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। कभी आपने जो आपके पंखे में कैपेसिटर लगा है उसको किसी सॉकेट में लगा के देखना, ज़्यादा नहीं 2-4 सेकंड के लिए रखो, फिर उसको निकाल के टक करना तो आवाज़ पट्ट की आवाज़ आएगी। वो क्या है, उसने अपने अंदर चार्ज स्टोर कर लिया, जैसे आपने उसको बढ़ाया शॉर्ट सर्किट हो गया, वो पट्ट की आवाज़ आती है। तो यानी कि कैपेसिटर का काम क्या है, बैटरी स्टोर कर लेना चार्ज को। भाई जितना बड़ा कैपेसिटर उतना ही ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगा। अब चार्ज को स्टोर तो कर ले, अब कैसे देते हैं, मान लीजिए एक बल्ब है मेरा, ठीक है, ये बल्ब है, तो बल्ब को सप्लाई मिल रही है, ठीक है, ये आपका है न्यूट्रल, ये है आपका फेस। तो यहाँ से न्यूट्रल से बल्ब को सप्लाई दे दी, अब फेज आया। अब यहाँ से इसको सप्लाई मिल रही है कंटिन्यूसली, मान लीजिए, ठीक है, कंटिन्यूसली सप्लाई मिल रही है। अगर किसी कारण से अचानक से मेरा सप्लाई उड़ जाती है, यहाँ से सप्लाई ब्रेक हो गई तो बल्ब बुझ जाएगा। लेकिन कैपेसिटर इसी जगह पे अगर कैपेसिटर कनेक्ट है तो कैपेसिटर क्या करेगा, अपने अंदर कुछ चार्ज को इसने स्टोर कर लिया। अब जैसे ही बल्ब बुझेगा तो जो इसके अंदर चार्ज है वो तब तक उसको सप्लाई देता रहेगा, तो इसे कंटिन्यूसली यहाँ से सप्लाई मिलती रहेगी। तो यही काम है किसका, कैपेसिटर का। कैपेसिटर का काम क्या, मान लीजिए अगर ये वाला वायर टूटा तो यहाँ से इसको सप्लाई देगा, ठीक है। 2 प्लेट होती है ना, 2 प्लेट बटी हुई हैं, इस तरफ अलग चार्ज रहेगा, इस तरफ अलग चार्ज रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन होल। और अगर ये वायर टूटता है तो यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई को यहाँ पे कंटिन्यूसली देता रहेगा। यानी कि क्या कर रहा है कैपेसिटर, अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रख रहा है और जब भी नीड होती है तो वो उसे थोड़ा बहुत दे देता है। ये काम होता है कैपेसिटर का। तो आई होप कैपेसिटर का ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और एक और चीज़ बताते हैं भाई, कैपेसिटर को प्रतीक क्या है, सी से शो करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, फैरड, ठीक है, फैरड से इसे शो किया जाता है, एफ। मात्रक की बात करें अगर, इसका मात्रक क्या है, फैरड यानी कि एफ, ठीक है, क्लियर है। ये देखिए फैरड। एक और चीज़ है जो सी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका एक अलग फॉर्मूला होता है सी का, जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। C = Q/V होता है, ठीक है, C = Q/V इसका एक फॉर्मूला है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये और ज़्यादातर अपन क्या करते हैं, Q कहते हैं, चार्ज कितना होता है, कैपेसिटेंस और वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन। तो ध्यान रखना है। अब अगर C की यहाँ से यूनिट निकालें तो चार्ज क्या होता है गाइस, चार्ज होता है आपका कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कूलाम, तो कूलाम प्रति वोल्ट,
कूलाम प्रति वोल्ट भी कैपेसिटर की एक यूनिट के रूप में आप लोग मान सकते हो। तो फेरेड और कूलाम पर वोल्ट इसकी एक यूनिट हो गई। चलिए, तो कैपेसिटर का अगर ये क्लियर है, तो अब कैपेसिटर में भी गाइस दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। ऐसा नहीं कि भाई अगर सीरीज में तो डायरेक्टली जोड़ दिया, यहाँ थोड़े से अंतर होते हैं कैपेसिटर के मामले में। बाकी इंडक्टर और रेजिस्टेंस के कनेक्शन तो एक जैसे होते हैं, लेकिन सिर्फ कैपेसिटर के चेंज हैं। तो हम लोग देखेंगे पहले सीरीज कैपेसिटर। सीरीज कैपेसिटर, सबसे पहले हम लोग सीरीज कैपेसिटर के बारे में देखेंगे कि सीरीज कैपेसिटर एक्चुअली में होता क्या है। चलिए, सीरीज कैपेसिटर गाइस देखिए, कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करना, तो चलिए हम लोग वही करेंगे जैसा पहला रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा था। 3 कैपेसिटर लिए और इन्हें आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वही एक वोल्टेज सोर्स है, तो ये हो गया C1, C2 और C3। अब क्योंकि ये सीरीज में है, किस कनेक्शन कैसे दिख रहे हैं आपको, सीरीज में कनेक्शन देख रहे हैं, तो वही वोल्टेज अलग अलग होगा भाई, इसका V1, इसका V2 और इसका V3, ठीक है। इसका V1, इसका V2 और इसका V3 वोल्टेज अलग अलग होगा। करंट तो वही, करंट तो यहाँ फ्लो क्या होगा, हाँ करंट को कह लो या चार्ज कह लो, एक ही बात है, करंट और चार्ज दोनों ही एक बात है। अब अपने को इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करने की कैसे क्या आएगा, तो देखिए वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने फॉर्मूला देखा था गाइस, वो क्या देखा था, V इजिकल टू Q/C देखा था, ठीक है। तो रख दो भाई इधर, V1 है तो V1 की जगह करंट तो सेम है ना भाई, Q इधर है तो Q ही इधर है, ठीक है। तो Q अपॉन, अब V1 में कैपेसिटेंस है C1, तो यहाँ जाएगा C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, ये आ गया। अब यहाँ से चाहें तो भाई Q कॉमन ले लो और 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3, ये चीज़ आ जाएगी यहाँ से। और वही फिर इसको जैसे पहले सोल्व किया था उस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो निकल के क्या आ जाएगा, C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, ये निकल के आएगा फाइनली। यानी कि टोटल अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूँ, अगर टोटल वोल्टेज की मैं बात करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आना चाहिए, कुछ इस तरीके से आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये वोल्टेज हुआ, परंतु हमें क्या निकालना था, कैपेसिटेंस। तो देखिए V इजिकल टू भी क्या था, Q/C था, Q/C था, तो Q से Q कैंसिल हो गया, Q से आपका Q/C था, ठीक है। तो ये हुआ 1/C, है ना, इसको हटाएंगे तो 1/C है ये। अब यहाँ पे अपन को 1/C दिख रहा है सीधे सीधे, तो भाई सब कुछ ऐसा होगा जो अपन ने करा ना अभी। अब इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही जो अभी अपन ने लिखा, वो अपन ने एक स्टेप आगे चले गए, ठीक है गाइस। कभी कभी जल्दी जल्दी में हो जाता है ऐसी चीज़ें, तो इसको इग्नोर करें। तो ये आ गया अब आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू, टोटल कैपेसिटर कितना आया, ये आया। यानी कि इससे आप लोग क्या समझे भाई, रेजिस्टेंस के केस में तो सीधा सीधा रेजिस्टेंस अगर सीरीज में तो R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो वो जुड़ेगा किस तरह, पैरेलल की तरह। कैपेसिटर अगर सीरीज में तो वो पैरेलल की तरह जुड़ेगा, बस इतना ध्यान रखो। अब देखो जब पैरेलल कनेक्शन होगा ना, तो जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा था वैसे ये जुड़ जाएगा। तो यहां तक आपको क्लियर है टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू। ये सीरीज कैपेसिटर हो गया था। अब देखेंगे पैरेलल कैपेसिटर या फिर पैरेलल कैपेसिटेंस। तो पैरेलल कैपेसिटेंस एक्चुअली में क्या होता है वो देखते हैं। तो इसके लिए हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। V वोल्टेज है, ये आपका C1 कैपेसिटेंस, C2 और C3। अब देखिए पैरेलल ब्रांच में वोल्टेज का मान सेम रहता है ना, तो सेम रहेगा, लेकिन अब चार्ज जो है उसका मान बढ़ जाएगा Q1, Q2 और Q3। चार्ज की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, Q1, Q2 और Q3 बढ़ गई। यानी कि अब चार्ज अलग अलग हो गया, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। Q1 प्लस Q2, पहले भाई जैसे मैंने वोल्टेज को जोड़ा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है, तो पैरेलल में चार्ज जोड़ा, चार्ज और करंट सेम ही है, ठीक है।
अब Q1 क्या होता है, अभी अभी अपन ने फॉर्मूला क्या निकाला था, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो Q क्या हो जाएगा, V C1 प्लस V C2 प्लस V C3। V को मैंने V1 V2 V3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज का मान थ्रू आउट सेम रहता है, इसलिए लिखा। अब और Q के मान क्या आगे भी लिख देंगे CV, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी CV। अब V कॉमन ले लो तो C1 प्लस C2 प्लस C3। अब V यहाँ भी है, कट गया, तो CT का मान कितना आ गया गाइस, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखा, जब आपने रेजिस्टेंस की तरह, बिल्कुल देखिए रेजिस्टेंस और इंडक्टर का सेम है। अभी अपन इंडक्टर पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस इंडक्टर का एज इट इज सेम है, जैसे रेजिस्टेंस जुड़ेगा वैसे ही इंडक्टर जुड़ेगा, लेकिन कैपेसिटर जस्ट अपोजिट। भाई जब सीरीज में होगा तो पैरेलल की तरह जुड़ेगा, और जब पैरेलल में होगा तब सीरीज की तरह ऐड होगा। तो ये आपको आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टोटल चार्ज ऐसे निकालेंगे और टोटल कैपेसिटेंस भी ऐसे निकाला जाएगा। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ आई गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो बनी हुई है, तो आप लोग चाहें तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को बस लाइक वाला बटन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आप दबाना ना भूलें। अब एक कनेक्शन आते हैं सेल के, तो जैसे कैपेसिटर के कनेक्शन थे, अब उसी तरह दिखता है कुछ सेल। तो सेल क्या होता है एक्चुअली में गाइस, तो बहुत सारे छोटे छोटे बैटरी का बहुत सारा समूह सेल कहलाता है, छोटे छोटे बैटरीज का समूह सेल कहलाता है। अब अपन को जोड़ने हैं, मान लीजिए अगर सीरीज में सेल जुड़े हुए हैं, ये सेल जुड़े हुए हैं सीरीज में, ठीक है, तो क्या होगा भाई, मान लीजिए E1 E2 और E3 इन तीनों का अलग अलग वोल्टेज है। तो क्या होगा भाई, सीरीज में अगर टोटल वोल्टेज आपको निकालना है ET, तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। बट इन केस अगर E1 E2 और E3 का मान बराबर है, तो मैं ET कैसे निकाल सकता हूँ भाई, जितने भी n हैं, जितने भी सेल हैं, यानी कि n नंबर ऑफ सेल इनटू EMF। अगर सिर्फ कब, जब सभी के सभी जो सेल कनेक्ट हैं उनका वोल्टेज का मान EMF का मान सेम है, तब मैं इस तरीके से भी टोटल EMF के मान को कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर टोटल EMF ऐसा क्या, अब देखिए जितने भी बैटरी लगी हुई है, अच्छा इसको ऐसे बनाओ, बैटरी का साइज एक बड़ी एक छोटी होती है, ठीक है, वरना तो कैपेसिटेंस हो गया। अब हर एक का अपना खुद का एक कैपेसिटेंस होगा, R1 R2 और R3, ठीक है, हर एक का खुद का अपना कैपेसिटेंस होगा। और यहाँ पे भी ये जो वोल्टेज है सोर्स है, इस सोर्स का भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो अब अगर मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है R टोटल क्या हो जाएगा, जितने भी लगे हैं सेल N और जितना भी रेजिस्टेंस है, अगर सभी सेल सेम है तो सभी का रेजिस्टेंस भी तो सेम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब वोल्टेज आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, करंट कैसे निकालेंगे, V बाय R। V यानी कि वोल्टेज कितना है N इंटू E, रेजिस्टेंस कितना है भाई, एक तो जो अपन ने सेल जुड़े हैं उसका रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस कौन सा जुड़ेगा गाइस, ये वाला R, तो RT प्लस R, क्योंकि सोर्स के भी तरफ से तो एक रेजिस्टेंस लगेगा जो कि करंट के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा, तो इसीलिए ये वाला R भी जोड़ा जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपका। सीरीज कनेक्शन अगर आप लोग करते हैं तब क्या कंडीशन पैदा हो सकती है, उसके लिए आपका डायग्राम, ठीक है, डायग्राम कनेक्शन आप लोग समझ गए, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल जैसे रेजिस्टेंस वगैरह जुड़ते थे वैसे ही जोड़ा जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीरीज कनेक्शन हो गया, अब हम देखेंगे पैरेलल कनेक्शन। और सेल का ही पैरेलल देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सेलों को पैरेलल में जोड़ देते हैं। चलिए ये हमने क्या करा, सेल को जोड़ दिया। तो भाई अब हर सेल का अपना एक EMF तो होगा, और हर सेल का अपना एक क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। तो R3 R2 R1, हर सेल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है और हर सेल का अपना एक EMF भी होता है। चलिए तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ वोल्टेज का मान सेम रहेगा, करंट का मान बदलेगा, करंट का मान एक जगह I1 I2 I3 इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि अब मान लीजिए अगर आपको टोटल EMF का मान कितना हो जाएगा, E, भाई जो यहाँ है वो ही तो सब जगह है, तो टोटल EMF का मान सभी ब्रांचों में सेम रहेगा, टोटल EMF का मान। अब अगर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तब पैरेलल में किस तरीके से निकालते हैं, बैटरी का जितनी भी बैटरीज हैं, जितने भी सेल है उसका हर एक का रेजिस्टेंस है, मान लीजिए किसी एक का रेजिस्टेंस है 5 ओम, और जितने भी सेल कनेक्ट हैं वो डिवाइड कर देंगे तो आपका टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी R/N। अब ये आ गया तो अपन निकालेंगे करंट का मान वही E/R/N, और जो रेजिस्टेंस है सोर्स का वो भी तो ऐड होगा,
तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा पैरेलल के केस में। ठीक है, कोनो हार्ड बात है नहीं, कोनो हार्ड बात है कहा, बहुत इजी है, आराम से समझने की कोशिश करेंगे, नोट्स बनाते जाएं हाथों हाथ। अभी अपन एक बार सारा पढ़ लेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो अपने को बहुत ज़्यादा आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, आसानी से अपने समझ आ जाएगी। बस उस टाइम अपने को जो फॉर्मूले दे रखे हैं वो फॉर्मूले अगर आप लोग याद रखते हैं तो हमें किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेंगे तो आपको समस्या आएगी। ठीक है, अच्छा अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक बार कमेंट करें सेल। ठीक है, पता पड़े भाई किस बच्चे ने कहाँ तक वीडियो देखी, तो आप एक बार सेल लिख के जरूर कमेंट करें, जिससे मुझे पता पड़ेगा कि यहाँ तक किस बच्चे ने वीडियो देखी है। ठीक है, चलिए सेल हो गया, सब कुछ हो गया, मिक्स कनेक्शन भी हो गया। अब आपके बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की। अच्छा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हर सर्किट का अलग अलग होता है, वो भी निकाल लेंगे, देख लेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस के बारे में कि कैपेसिटेंस क्या होता है, क्या सॉरी इंडक्टर यानी कि प्रेरकत्व, इंडक्टर यानी कि प्रेरकत्व। तो गाइस अगर आपको रेजिस्टेंस वाला अच्छे से समझ आ गया है तो इंडक्टर देखिए आपके चुटकियों में समझ आएगा, सेकंडों में समझ आएगा। इंडक्टर वो पदार्थ होता है गाइस जो स्वयं में होने वाले करंट के सडन चेंज में होता है। अगर कोई इंडक्टर कनेक्ट है तो वो करंट में अचानक से होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। कैसे, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये आपका एक लैंप लगा हुआ है, ठीक है, और ये लैंप कहाँ पे, सप्लाई से कनेक्ट है, न्यूट्रल, और यहाँ पे फेज से कनेक्ट है। फेज है, और फेज के पास आपको पता है भाई एक क्या रहता है, स्विच रहता है। ठीक है, फेज के पास एक स्विच रहता है, और यहाँ पे मैंने साथ के साथ क्या कर दिया, मान लीजिए ये गोल जैसा भी होता है, ठीक है, या फिर वैसे तो कोयल शेप में होता है, मैंने एक इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। अच्छा, कैपेसिटर इंडक्टर दोनों कुछ ना कुछ चार्ज अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं। ये क्या करता है, कॉइल होती है, ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो यानी कि इसने खुद का कुछ चार्ज स्टोर कर लिया अपने पास में, मैग्नेटिक फील्ड बनाई, कंडक्टर है ही। अब जैसे ही स्विच को मैं ऑफ करता हूँ तो स्विच ऑफ हो गया, तो इसके अंदर क्या हो गया, चार्ज फ्लो होने लग गया, और वो चार्ज यहाँ से फ्लो होकर इसमें आएगा। तो जैसे ही किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को चार्ज वोल्टेज मिला तो वो अपना खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा, वो इसने कर लिया। अब इन केस कभी भी मान लीजिए कि ये जो सप्लाई है ये इंटरप्ट हो गई, भाई ओपन हो गया, ठीक है, ये ओपन हो गया, तब क्या होगा, सप्लाई मिलेगी नहीं। उस टाइम में क्या हुआ भाई, अभी मान लो 5 एम्पीयर की करंट कंटिन्यू मिल रही थी, मगर एकदम से अचानक से करंट का मान ऊपर से नीचे आ गया, तो इंडक्टर क्या करता है, करंट में अचानक से परिवर्तन क्या हुआ, 5 एम्पीयर से 0 आ गया, तो भाई अपना सर्किट कोलैप्स हो सकता है। तो इंडक्टर अचानक से जो करंट में के मान में परिवर्तन होता है उसे होल्ड। आपने देखा होगा भाई आपका बल्ब है, आप बल्ब जैसे ही बंद करते हो तो बल्ब आप देखो, स्विच को रखो और ऊपर निकाल रखो, क्या वो एकदम से बंद होता है, नहीं, धीरे धीरे उसका मतलब 1 से 2 सेकंड का समय लगता है उसको पूरी तरह से। कई बड़ी बड़ी लाइट है तो 3 से 4 सेकंड लेती है। वो क्यों लेती है, इंडक्टर की वजह से, क्योंकि आपने स्विच बंद करा तो करंट के मान में अचानक से परिवर्तन हुआ, एकदम 0, बल्ब एकदम से बंद, तो वो फ्यूज हो सकता है। लेकिन क्योंकि इस समय हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडक्टर का, तो इसके अंदर कुछ चार्ज है, ठीक है, एनर्जी है, तो ये यहाँ पे सप्लाई करने लगेगा। अब यहाँ से सप्लाई यहाँ से मिलेगी तो क्या होगा, अचानक ना होके वो धीरे 5 4 3 2 1 आएगा, और कोई भी परिवर्तन इतना अचानक ना होगा, है ना। एक होता है आप खड़े हो, पीछे से थप्पा कर दे कोई तो अपन अचानक डर जाते हैं, और एकदम पीछे से आगे हाँ भाई हाथ लगाए तो नहीं डरते। तो एक वो चीज़ होती है सडन चेंज को विरोध करेगा, तो ये है आपका इंडक्टर। तो आई होप आपको इंडक्टर समझ आ गया होगा। इंडक्टर को हम लोग शो करते हैं एल से, और इसकी जो यूनिट है वो है हेनरी, है ना, मात्रक, और मात्रक को एच से शो किया जाता है। इंडक्टर का प्रतीक है एल और इसका मात्रक है हेनरी, यानी कि एच से शो किया जाता है। क्लियर है, चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब वही इसके सीरीज और पैरेलल कनेक्शन देखने हैं, और इसके सीरीज पैरेलल कनेक्शन बिल्कुल सेम है रेजिस्टेंस के पैरेलल और सीरीज कनेक्शन की तरह। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको रेजिस्टेंस के ध्यान है तो इसका आसानी से हो जाएगा। क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए ये कॉइल कनेक्ट है, बस हो गया काम अपना। ये वोल्टेज, ठीक है, ये L1 L2 और L3 इंडक्टर आ गया आपके सामने। अब बस करना क्या है, अगर आपके सीरीज कनेक्शन है तो सीरीज तो बहुत आसान है। अगर सीरीज में आपको टोटल इंडक्टेंस चेक करना है तो L1 प्लस L2 प्लस L3 जोड़ दीजिए, ठीक है, ये आपका हो गया। सेम कंडीशन अगर हम देखते हैं पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में क्या होगा, मार्कर आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैमरे में। हाँ, अगेन किसी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बंद हो गई थी, तो अब हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आपको सीरीज का कनेक्शन समझ आ गया था। पैरेलल में क्या करेंगे, बस मान लीजिए अगर पैरेलल में कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है,
तो पैरेलल में देखिए 1 बाय टोटल LT कितना हो जाएगा, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, तो 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 प्लस 1 बाय L3। यानी कि देखिए इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस के कनेक्शन एक तरह से होंगे और कैपेसिटर के कनेक्शन अपोजिट हो जाएंगे। भाई अगर सीरीज में है, जैसे रेजिस्टेंस में जो चीज़ सीरीज में जोड़ते थे और कैपेसिटर में अपोजिट जोड़ देंगे, इतना ही अपने को ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें अपने को दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, ये चीज़ हो जाने के बाद एक ओम का नियम आता है, ठीक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो ओम का नियम कहता है जब तापमान तथा किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो किसी भी पदार्थ में से, मान लीजिए ये है मार्कर, किसी भी पदार्थ में से उसके रेजिस्टेंस में के दोनों पॉइंट पर, मान लीजिए हर एक चीज़ का अपना प्रतिरोध होता है, मेरा कुछ प्रतिरोध है तो इसका भी कुछ प्रतिरोध है, तो इस प्रतिरोध में से के दोनों पॉइंट पर उत्पन्न विभवांतर जो वोल्टेज है वो उसमें फ्लो होने वाली करंट के समानुपाती होगा। यानी कि टोटल वोल्टेज किसके, जितनी करंट फ्लो होगी उतना ही वोल्टेज होगा। और तो अगर करंट का साइन हटेगा जब प्रोपोर्शनल लेगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट R। तो R यहाँ पे एक नियत चीज़ है, ठीक है, कांस्टेंट है। किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस है तो वो एक कांस्टेंट लगाया जाता है। और R का एक और फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। L क्या हो गई आपकी लंबाई, A हो गया एरिया, और रो हो गया, क्या हो गया, रो कहते हैं इसे, और इसको कहते हैं अपन लोग प्रतिरोधकता, यानी कि रेजिस्टिविटी, यानी कि ये इसका कांस्टेंट है, R का कांस्टेंट है। तो रेजिस्टेंस मेनली लंबाई के तो समानुपाती होता है एरिया के विपरीत, यानी कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे लंबाई कम होगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी कम होगा। और एरिया के केस में जितना कम रेजिस्टेंस एरिया उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस, उल्टा हो गया रेजिस्टेंस के केस में। तो ये हो गया आपका ओम का नियम। फिर ओम के नियम के बाद में आता है आपका किरचॉफ का नियम। किरचॉफ जी ने दो नियम दिए, KCL का और KVL का, ठीक है। KCL का नियम, पहला नियम कहलाता है इनका फर्स्ट लॉ, और ये है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किसी भी सर्किट में आने वाली धाराओं का योग, आने वाली व जाने वाली धाराओं का योग बराबर है। मान लीजिए एक नोड है, इस पर अलग अलग तरह की करंट्स आ रही हैं, मान लीजिए 1 एम्पियर आ रही है, यहाँ से 2 एम्पियर, यहाँ से 3 एम्पियर और यहाँ से 4 एम्पियर करंट आ रही है। तो आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का। अब अगर इतनी आ रही है तो जा रही कहीं पे 4, यहाँ 3 जा रही है, मान लीजिए यहाँ से 2 जा रही है और यहाँ से 1, तो जोड़े भाई, आने वाली धाराओं को जोड़ो। देखिए ये 4 आ रही है तो 4 जोड़ दो, और कौन सी आ रही है अंदर, 1 आ रही है, और 2 एम्पियर आ रही है, और कौन सी आ रही है अंदर, 3 एम्पियर आ रही है। जाने वाली कौन कौन सी है, देखिए बाहर 1 एम्पियर जा रही है, माइनस, अपोजिट साइन ले लो भाई, जो एक चीज़ है उससे अपोजिट साइन दूसरे का लेंगे, तो टोटल सम क्या हो गया, 0। यानी कि आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का सम बराबर 0 होता है किसी भी सर्किट में। ये कहता है KCL का नियम, और बिल्कुल सही है। जो करंट आ रही है वही वापस निकल जाएगी, यानी कि आने वाली और धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग 0 हो गया। KCL के केस में किसी भी सर्किट में जो टोटल वोल्टेज होता है वो उसमें फ्लो होने वाली करंट और रेजिस्टेंस के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये नियम दिया सेकंड। तो यानी कि अपन लोग उसे ये पूछ सकता है कि बताइए कि किरचॉफ ने कौन से नियम दिए, करंट का, वोल्टेज का, दोनों का, ये इनमें से कोई नहीं, तो क्या करेंगे, दोनों का, क्योंकि भाई इसने करंट का भी दिया और वोल्टेज का भी दिया, ठीक है। तो करंट वोल्टेज दोनों का दिया, तो इस तरह से और घुमा फिरा के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हो गया आपका किरचॉफ का नियम। चलिए, अब किरचॉफ का नियम तो हो गया। अब हम लोग करेंगे किसका, कन्वर्जन, शक्ति रूपांतरण, कन्वर्जन बोले तो भाई HP से HP को वाट में और वाट को HP में कन्वर्ट करना। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि 1 HP बराबर होता है 735.5। कहाँ पे, इंडिया में, भारत में, ठीक है, भारत में 1 HP बराबर होता है 735.5 वाट। और विदेशों में, अगर विदेशों में बात करूं तो वहां पे 1 HP बराबर होता है 746, ठीक है, 746 क्या वाट, कहाँ पे, ब्रिटिश, ये ब्रिटिश यूनिट है इसकी। तो अगर आपको 1 HP को कन्वर्ट करना है वाट, मान लीजिए 2 HP को कन्वर्ट करना है वाट में, तो 735.5 से गुणा कर दीजिए 2 को। और अगर मान लीजिए 735 वाट को HP में कन्वर्ट करना है तो 735 वाट है, इसमें 1 का भाग दे दो, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, सॉरी 735 में 735 का भाग दे दो तो निकल जाएगा भाई 1 HP। अगर मान लीजिए 735 के 835 हो तो इसमें 735 का भाग दे दो, जो भी आंसर आएगा उतने HP की आपकी भाई 1.5, 1.2, 1.1 कितना भी हो सकता है। तो उल्टा करके आप लोग कैसे भी कन्वर्जन करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो।
तो ये थे गाइस आपके कुछ चीज़ें, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेंगे और हमें पता पड़ेगा भाई कैसे कैसे क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई, जब तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारी चीज़ें समझ में अच्छे से नहीं आएगी। चलिए एक एक करके थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो हम लोग उठाते हैं और करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें छोटे छोटे जो क्वेश्चन है कर पाएंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी। देखिए एक क्वेश्चन देता है कि किसी इलेक्ट्रिकल हीटर में, किसी भी इलेक्ट्रिकल हीटर में 230 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, 230 वोल्ट की सप्लाई है और उसके अंदर 7.5 एम्पीयर की विद्युत करंट लेता है, यानी कि ये वोल्टेज हो गया, करंट कितनी ले रहा है 7.5 एम्पीयर की विद्युत करंट वो ले रहा है। तो इसमें रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। अब भाई रेजिस्टेंस का मान पूछा, कितना आसान है, V इज प्रोपोर्शनल टू आई आर इजिकल टू आई आर होता है। अब अपन को अगर R निकालना है तो क्या कर देंगे, V बाई आई। V का मान कितना है 230 और I का मान है 7.5। अब पॉइंट हटा के 0 ऊपर गया, पॉइंट हटाया तो 0 ऊपर चला गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसको देखें, अगर ये 15 से सॉल्व हो रहा है, 5 से करने की कोशिश करते हैं। 5 से कितनी बार जाएगा गाइस, 25 बार जाएगा समथिंग, सॉरी 15 बार जाएगा। 5 से करेंगे अपन लोग तो 15 बार चला जाएगा ये। चलिए 15 बार गया। अब इसे 5 से करेंगे तो 5 चौके 20, 5 छक्के 30 और 0। अब क्या ये 15 से जाएगा, नहीं, अभी भी 5 से काटते, 5 3 15, 5 से अगर हम लोग इसे कट करने की कोशिश करेंगे तो 5 नाम में 45 और 5 दूनी 10, यानी कि 92.3 आंसर आ रहा है आपका, सॉरी 92/3। अब करिए, देखिए 3 3 9, 3 3 9, यानी पूरी पूरी बार गया तो 0 आ गया और समथिंग 30.6 आपके रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी 30.6 करीबन आपका रेजिस्टेंस का मान आना चाहिए। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था कि नहीं था इजी क्वेश्चन। तो इसी तरह के इजी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे और वो आपको करना है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है कि ब्रिटिश प्रणाली में 1 HP बराबर कितना वाट होगा, 1 HP बराबर कितना वाट होगा। तो भाई ब्रिटिश प्रणाली में हमें पता है 746 वाट होगा। कितने वाट होगा, 746 वाट होगा। तो काफ़ी इजी है, इसमें कोई हार्ड चीज़ है नहीं, तो हमें नहीं पता। अच्छा, एक होता है KVA कन्वर्जन। KVA कन्वर्जन में क्या होता है गाइस, अगर आपको सिंगल फेज का KVA निकालना है तो वोल्टेज इंटू करंट बटे 1000, क्योंकि देखिए VI तो हो गया VA और 1000 चाहिए, तो अगर आपको K चाहिए तो 1000 से गुणा कर दो। इसी तरह से अगर 3 फेज का निकालेंगे तो √3 VI अपॉन 1000। अब एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपके सामने एक सर्किट है जिसके अंदर 230 वोल्ट है, ठीक है, कितना है, वोल्टेज बराबर 230 है, करंट का मान आपको दे रखा है 60 एम्पियर, ठीक है, 60 एम्पियर दे रखा है और आपसे बोलता है 60 एम्पियर करंट का मान दे रखा है। आपसे क्या कहता है, ये KVA निकालो और सर्किट कैसा है मेरा, सिंगल फेज है, तो बस KVA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 230 × 60 बटा 1000, ठीक है, 0 से ये कट गया। अब 23 × 6 बटे 10 बचा। चलिए अब 23 को आप लोग 6 से करिए, 6 3 18, हाँ से लगे 1, 6 दूनी 12 और 13, इतना आएगा और डॉट लग जाएगा, यानी कि KVA कितना आ गया, 13.8 KVA आपका करेक्ट आंसर आएगा। 13.8 KVA हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह के काफ़ी इजी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे और हमें करने हैं। देखिए, और कई बार क्वेश्चन थ्योरी में घुमा फिरा के भी दे सकते हैं, और वो उस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या देता है गाइस, देखिए, यदि 50 तथा 100 ओम प्रतिरोध मान वाले 2 रेजिस्टेंस सीरीज क्रम में जुड़े हुए हों। क्या कह रहा है भाई, 2 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, एक है 50 ओम का और एक है 100 ओम का, और ये दोनों किसके पैरेलल में जुड़े हुए हैं, एक वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू क्या है गाइस, 220 वोल्ट, जिसकी वैल्यू है 220 वोल्ट। तो इसमें करंट का मान क्या होगा, तो इसमें धारा का मान कितना होना चाहिए, या फिर आपसे धारा का मान भी पूछ सकता है और टोटल रेजिस्टेंस, दो चीज़ें हम लोग यहाँ से ज्ञात करेंगे। देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, सीधा सा है 100 + 50, क्योंकि ये सीरीज में तो 150 ओम आपका रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन यहीं अगर ये करंट पूछ ले तो करंट कितना हो जाएगा, V अपॉन टोटल RT। V का मान कितना है 220 और इसका मान कितना है 150। तो भाई इसको सॉल्व कर लो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, 22/5 सॉल्व करोगे वही आपका करंट का मान होगा। तो ये देखिए कितना ईजी था, हार्ड तो है नहीं ज़्यादा। चलिए अब एक क्वेश्चन और है हटके, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कि पैरेलल में जुड़े हुए 2 रेजिस्टेंस का मान, मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल में जुड़े हैं, यानी कि और उनका टोटल रेजिस्टेंस का मान दे रखा है 2.6 ओम।
रेजिस्टेंस का टोटल मान दे रखा है 2.6 नहीं गाइस, 2.4 ओम है, 2.4 ओम दे रखा है, जिसमें से पहले रेजिस्टेंस यानी कि R1 का मान आपको दे रखा है 6 ओम, R1 का मान 6 ओम दे रखा है, तो R2 का मान कितना होगा, R2 का मान कितना होगा, इसमें भी कोई हार्ड चीज़ है नहीं, ईजी है। R1 अगर 6 ओम है तो R2 का मान कितना होगा, देखिए मैंने आपको बताया था जब भी दो रेजिस्टेंस होंगे टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ऊपर नीचे दोनों को गुणा कर दो और नीचे प्लस कर दो, यही तो मैंने आप लोगों को बताया भाई, ऊपर नीचे गुणा कर दो नीचे प्लस कर दो, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। बस अब देखो RT कितना दे रखा है 2.4, R1 का मान कितना है 6, R2 का पता नहीं तो 6 R2 अपॉन R1 का मान कितना है, R1 अगर आप लोग यहाँ से निकालेंगे तो 6 दे रखा है प्लस R2। अब इसको क्या करो, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2.4 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, तो यानी कि 2.4 तो ये हो गया और 12 यानी कि 14.4 यहाँ से आ गया और प्लस 2.4 R2 ये आ गया और बराबर में 6 R2 तो है। अब R2 यहाँ भी है वहाँ भी, तो एक R2 को वहाँ भेज देंगे, बराबर कर लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 6 R2 माइनस 2.4 R2 इज इक्वल टू 14.4, क्योंकि यही तो माइनस का हुआ। अब इसमें से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.6 R2 बराबर 14.4। अब तो क्या करेंगे, R2 की वैल्यू निकालने तो 14.4 में डिवाइड कर देंगे 3.6 का, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई, अगर आप चाहो तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो सकता है। 6 छंग 36, 6 से काटो 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 6 से अगेन काटेंगे तो 4 बार, तो करेक्ट आंसर आपका आएगा R2 का मान, R2 का मान आ गया 4। यहाँ देख लेते हैं R2 का मान आना चाहिए आपके 4 ओम, ठीक है, R1 6 था तो R2 का मान आ जाएगा आपके 4 ओम। तो देखिए इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको है, अब आप लोगों को मैं PDF प्रोवाइड करूंगा, उसमें से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर अगर आप लोगों को इसके अलावा कुछ भी मुझसे बात करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों में से कई बच्चे हैं जो नंबर मांगते हैं, तो पुरानी वीडियोज़ में तो नंबर है, मगर आप लोग यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे AJ_अभिषेक जी, ठीक है, ये अंडरस्कोर का सिग्नेचर है गाइस, अंडरस्कोर अभिषेक जी पे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी से तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जितना हो सके सब लोगों तक फैलाओ, ठीक है। आप देखिए मेन, अगर मैं एक तरह से आपका गुरु हूँ, तो अगर आप गुरु दक्षिणा किसी भी तरह से देना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और बाकी अगर आपको किसी भी तरह की कमी लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।